आपको पता है कि सीबीटी 2 एग्जाम अगर लास्ट ईयर की तरह वैसा हो गया ना, तो आप लोग एक बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। अगर आपने गैप दिया तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी कि आप लोग जब एग्जाम के लास्ट महीने में पहुंचो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सिर्फ 5 सब्जेक्ट के दम पे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। 15 दिन में इसको करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अभी आप लोग ना आरआरबी जेई के लिए सीबीटी 1 पे पूरी तरीके से फोकस्ड होगे। आपका दिमाग ही बहुत कम कंसंट्रेट कर पा रहा होगा सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। बट आपको पता है कि सीबीटी 2 एग्जाम अगर लास्ट ईयर की तरह, यानी कि लास्ट टाइम जब हुआ था 2019 में इसका एग्जाम, अगर वैसा हो गया ना, तो आप लोग एक बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। क्या मतलब है, इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि अगर एक बेहतरीन और एक बेहतर प्लान बनाया जाए तो आप लोग सीबीटी 2 एग्जाम को भी क्लियर कर पाएंगे और आरआरबी जैसे एग्जाम को एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ 5 सब्जेक्ट के दम पे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं एक बढ़िया वे में प्लान। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा, लास्ट टाइम पे जब एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे अगर आप यहां पे टाइम देखें तो देखिए सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ उसका देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो रिजल्ट कब आया, 13 अगस्त को इसका रिजल्ट आ गया था। और 13 अगस्त के बाद में 28 अगस्त को ही इसकी डेट दे दी गई। मतलब रिजल्ट आने के बाद में 28 अगस्त से इस डेट दे दी गई। अब इसमें हुआ क्या था, 3 पेपर हुए थे, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था और 3 शिफ्ट के बाद एक शिफ्ट को वापस से रिकंडक्ट कराया गया था। एग्जाम कुछ कुछ सेंटर्स पे आपका आउट हो गया था इस कारण से। लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या 15 दिन में आप टेक्निकल जैसे सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे, जिसमें टोटल मिला के अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना तो 12 से 15 सब्जेक्ट से भी ज्यादा है। इवन करूंगा तो 16-17 सब्जेक्ट आप लोगों को दिए गए हैं। छोटे छोटे बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं सिलेबस के अंदर और बहुत एक्टिव होगा। 15 दिन में इसको करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर आप इसको सही तरीके से प्लान करें तो डेफिनेटली यहां पे फायदा होगा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अभी से आप लोग सीबीटी 2 को किस तरीके से फोकस करेंगे और फोकस करने के साथ साथ कैसे एक बार में निकालेंगे। देखो, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो अगर मान लो ऐसा हो गया, आरआरबी जेई का जो फियर है ना, मतलब सीबीटी 2 एग्जाम तक पहुंचने का जो डर होता है वो स्टूडेंट को लास्ट तक बना रहता है, क्योंकि उसका पूरा दिमाग तो सीबीटी 1 पे है, सीबीटी 2 पे जा ही नहीं पा रहा चाहते हुए भी वो। तो सीबीटी 2 के लिए अभी से आप लोग क्या करें, टाइम निकालें। और टाइम कैसे निकाल पाओगे, प्लान कैसे करोगे, एटलीस्ट आप उन सब्जेक्ट्स को तो कर ही सकते हो जिन सब्जेक्ट से आपको हाईली वेटेज एक्सपेक्टेशंस है, जहां से हर बार, इवन ऐसा नहीं कि आरआरबी के एक ही एग्जाम हुए टेक्निकल के, और भी बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम हुए, उन सभी के एनालिसिस पर भी यही 5 से 6 सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट साबित हुए हैं। अब देखिए एक बार ध्यान से, अगर मैं आपको सब्जेक्ट का आरआरबी जेई के सीबीटी 2 एग्जाम का थोड़ा सब्जेक्ट वेटेज दिखाने की कोशिश करूं तो ये सब्जेक्ट वेटेज कुछ इस तरीके से था, जैसे सोम, सीपीएम पट, हाईवे, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, रेलवे, जियोटेक, इरिगेशन, एनवायरनमेंट, इनका तो ये मार्क्स वेटेज था। इसके अलावा कंक्रीट एंड आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन, ऑटोकैड, सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इनके ये कुछ वेटेज थे और टोटल मिला के आपका 100 नंबर का पेपर था। लेकिन इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनको 1-1 नंबर का वेटेज है, 2-2 नंबर का वेटेज है। आप जाएंगे तो जैसे 1 भी नंबर का नहीं आए, ये 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो क्या इन पे हमें पहले फोकस करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं किन सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। मैंने एक पाई चार्ट बनाया हुआ है इसका, और इस पाई चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप लोगों ने अगर ध्यान दिया और अभी से अगर पढ़ाई की तो एग्जाम का जो सीबीटी 2 का जो डर है वो आपका खत्म हो जाएगा। और उस टाइम पर आने तक जब एग्जाम सर पे होगा तब आपको बर्डन फील नहीं होगा। आप अपनी जो भी आपके स्किल्स हैं या अपने सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट के अंदर, रिवीजन के अंदर, शॉर्ट नोट्स के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर अपना अच्छा टाइम दे पाएंगे। देखिए यहां पे एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटीरियल एंड द कंस्ट्रक्शन, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। दूसरा यहां पे अगर हम लोग सब्जेक्ट को इसको देखने की कोशिश करें तो ये आपका कंक्रीट और आरसीसी सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सब्जेक्ट है यहां पे आप देख सकते हैं दैट इज एनवायरमेंट, जिसको ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। चौथा सब्जेक्ट आपके पास जियोटेक्निकल, पांचवा सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स और एक है आपके पास सोम, जिनको मैंने व्हाइट कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका मार्क वेटेज प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा शानदार रहा है। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखाऊं मैं आप लोगों को, इनके मार्क्स वेटेज देखिए एक बार।
कंक्रीट और आरसीसी को अगर दोनों को मैं मिला दूं तो यहाँ पे 15 नंबर का, इसका लगभग 7 + 8 मार्क्स का वेटेज रहा है। 7 मार्क्स की कंक्रीट, 8 मार्क्स का आपके पास आरसीसी, टोटल मिला के 15 मार्क्स का। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन जो था ये 23 नंबर का पूछा गया आप लोगों से। एनवायरमेंट सब्जेक्ट 10 नंबर का। और एक चीज और, मैंने बताया था कि 3 शिफ्ट में हुआ था और 1 शिफ्ट का री एग्जाम हुआ था। टोटल मिला के 4 शिफ्ट के एवरेज को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसके बाद में सोम 8 नंबर का, जियो टेक्निकल 8 नंबर का, फ्लूइड मैकेनिक्स 6 नंबर का। आप जब इनको काउंट करेंगे ना तो टोटल मार्क्स आपके बन रहे हैं 70। आपको क्या लगता है टोटल 150 नंबर के पेपर में से अगर आप 70 मार्क्स आराम से, या 70 प्लस ही समझिए, 70 प्लस मार्क्स अगर आप लोग लेके आ रहे हैं टेक्निकल के अंदर, तो क्या आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा? आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट यही है कि पहले एटलीस्ट इन सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा आसान है। तो इस पाई चार्ट के थ्रू थोड़ा सा आइडिया मुझे लग गया कि सर ये पाई चार्ट हमें ये बताता है कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट एंड आरसीसी, एनवायरमेंट, जियो टेक्निकल, फ्लूइड मैकेनिक्स और आपके पास सोम, इनका वेटेज आप लोगों को पता चल गया क्या वेटेज है। तो एटलीस्ट इन सब्जेक्ट पे तो फोकस किया जा सकता है ना, तो प्लीज करिए। एक चीज और आपको बताता हूं, अब इन सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ेंगे तो कैसे कैसे, मैंने इन्हीं 6 सब्जेक्ट को लेकर के बात करूंगा। ये 5 सब्जेक्ट पे भी आपका काम हो जाएगा। छठे सब्जेक्ट मतलब जो सबसे हाईली वेटेज है 1 2 3 4 5, छठा सब्जेक्ट आपकी एडिशनल मदद करेगा आपके सिलेक्शन में। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपको इन सारे सब्जेक्ट के सारे ही क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है कोई क्वेश्चन में टाइम लगे, टफ हो, न्यूमेरिकल सही ना हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो, याद ना आ रहा हो, तो वहां पे आप एडिशनली एक सब्जेक्ट को साथ लेकर के चल सकते हैं। एक चीज और बताता हूं आपको मैं, इन सब्जेक्ट को पढ़ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम हलवा है। इनके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, इनका सिलेबस क्या रह सकता है, वो मैं आप लोगों को और बता देता हूं। जैसे कि देखिए, जो बीएमसी वाला जो पार्ट हमारा है, जिसमें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं, उस बिल्डिंग मटेरियल वाले पार्ट को कई अलग अलग नाम से दिखा रखा है। जब आप ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ में जाएंगे नोटिफिकेशन वाली में, तो उसमें इस पार्ट को देखो, बीएमसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी बीएमसी का पार्ट है। बिल्डिंग मटेरियल ये भी कंस्ट्रक्शन का बीएमसी का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, इसके अलावा बिल्डिंग फिनिशेस एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये सभी किसके पार्ट है? बीएमसी के। बस इनमें एक जो पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सब स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को सॉइल वाले पार्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही है, इसको यहाँ बीएमसी में ही इंक्लूड किया गया है। देन इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं, एक आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जिसमें से 8 नंबर का वेटेज था। देखो ये वाला जो पार्ट पूरा है ना, इसमें से 23 मार्क्स तक के वेटेज हमारे मार्क्स जो है देखने को मिले। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा डिजाइन ऑफ आरसीसी को अगर देखेंगे तो आरसीसी में भी आपको 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर में। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप लोग देख सकते हैं। ये आपके पास सोम का सिलेबस है, और सोम का अगर आप वेटेज देखेंगे तो सोम का मैंने वेटेज आपको दिखाया था, 8 नंबर का वेटेज है सोम का। ठीक है, तो सोम के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है सब कुछ दिखा रखा है। स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी होंगी। एनवायरमेंट के अंदर, एनवायरमेंट 10 नंबर का आया था, ये आपका 8 नंबर का सब्जेक्ट है। हाइड्रोलिक आपका 6 नंबर का सब्जेक्ट है, और जियो टेक्निकल भी आपका 8 नंबर का सब्जेक्ट है। इनमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने सब आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। पॉइंट आता है कि यार किन चीजों का ध्यान रखें सर, जिससे कि हमारे सिलेक्शन में चांसेस बढ़ जाएं और हम लोग उसको सही फ्लो में लेकर के चलें जब तक CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्जाम होंगे। सबसे पहली बात तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं डेली पढ़ें, और उसके नीट एंड क्लीन नोट्स बनाएं। अगर आप किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसके नीट एंड क्लीन नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो आपको डेली पढ़ना होगा। अगर आपने गैप दिया तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी, पूरी पुराने दिन की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। सिलेबस कंप्लीट करो, पहले आपका काम है सिलेबस पूरा कंप्लीट करो। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, उसको फुल फिनिश करो, उसके बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ। टेक्निकल में मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब जैसे क्या होता है, देखो जेईई एग्जाम्स के अंदर मोस्टली चीज क्या है कि ज्यादातर जो रिपीटेड जो पॉइंट्स होते हैं ना, वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं जेईई और एई जैसे एग्जाम्स में। इसके अलावा ऐसे टॉपिक्स, फिर उसके बाद जब पूरा सिलेबस कर लिया, सारे मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट आपने रिकवर कर लिए, इसके बाद में जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से बाहर पूछे गए ना, उनको भी आप कवर करिए। अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट को रिवाइज करना है तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि इंजीनियर्स वाला AEJE है, इस पर आप लोगों को ना रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको क्रैश कोर्स करवाया गया था SSC के लिए। उसमें भी सारे टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे।
तो उसके थ्रू आप लोग कम आवर्स के अंदर 5-5, 10-10 क्लासेस के अंदर पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर सकते हो। तो इससे आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। और सबसे लास्ट में पीवाईक्यू जरूर करें, क्योंकि पीवाईक्यू करने से आपको एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल का भी पता चलेगा और डिफिकल्टी लेवल के साथ साथ क्या रेंज रहती है क्वेश्चन की, कहां डेप्थ तक कितना पूछ सकता है क्वेश्चन को। और अगर एक बार आपने पीवाईक्यू कर लिए तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। इसके बाद में एक और चीज है कि आप लोग जब एग्जाम के लास्ट महीने में पहुंचो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट, एग्जाम से पहले आप सारा स्टडी मटेरियल एक जगह रख लो, ताकि उस टाइम पर आप लोग होपलेस हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है अगर आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, कोई आपने पहले से कुछ तैयारी नहीं करी। इसलिए सारे मटेरियल को एक जगह इकट्ठा रखें। दूसरी चीज, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें लास्ट टाइम में, जब आपका समय आएगा 1 से 1.5 महीना बचेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहो, लिस्ट बनाते रहो हर सब्जेक्ट के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, गलतियों को एनालाइज करो, सुधार करो। अगर गलतियां अगर कर रहे हो तो एनालाइज करना पड़ेगा, उनको सुधार भी करना पड़ेगा। एंड एट द लास्ट, प्रीवियस ईयर जो एफएलटी है, फुल लेंथ टेस्ट जो हुए 3 से 4 शिफ्ट के अंदर, उन सभी को बढ़िया तरीके से आप क्या करें, लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कम समय में आपको बताने की कोशिश करिए, किन सब्जेक्ट पे फोकस करिए, किस तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स निकाल सकते हैं और एक बार में आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। इस पूरी वीडियो में जो मैंने आपको समझाया, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ है, किसी भी तरीके की परेशानी अगर आरआरबी जेई जैसे एग्जाम को लेकर के है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक रेड कलर का हार्ट, और इस बार अगर आप आरआरबी जेई दे रहे हैं तो जरूर लिखिएगा आरआरबी जेई 2024। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।